नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको लाइब्रेरी साइंस का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करके दे रहा हूँ, ठीक है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं शुरुआत से कि लाइब्रेरी साइंस में क्या है, एक सर्विस है, ठीक है? और इसके अलग-अलग तरीके होते हैं सर्विसेज ऑफर करने के, ठीक है? तो सर्विसेज किसको ऑफर करता है? रीडर्स को। लाइब्रेरी सर्विसेज ऑफर करता है किसको? सर्विस देता है रीडर को, ठीक है? इसके मेथड्स हैं। तो जो लाइब्रेरी साइंस का जो फिफ्थ लॉ है, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये कहता है कलेक्शन इज इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। जो कलेक्शन है टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज करता है, ठीक है? इसीलिए इसको कहा जाता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? इसके आगे जो है आप देखते हैं छोटे छोटे टर्म्स, वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन क्या करता है? क्लासिफिकेशन आपको हेल्प करता है अरेंजमेंट में। और जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था, डीडीसी आया था, जिसको दिया था मेलविल डेवी ने 1876 में, ठीक है? उसके बाद आता है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग जो है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में हेल्प करता है। और सबसे पहले किसने इसको प्रपोज किया था? सी ए कटर ने कैटलॉगिंग, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट में यूज होता है और कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में होता है, ठीक है? तो ओपेक जो है एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ठीक है? ये लाइब्रेरी के कॉपरेशन में रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करता है ओपेक, ठीक है? ये ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको शेयर करता है। और इसमें आईटीसी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसोर्स शेयरिंग में, ठीक है? रिसोर्स शेयरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब देखते हैं आगे जो इसका टॉपिक्स है उसको देखते हैं हम, ठीक है? लाइब्रेरी नेटवर्क जो है एक ई रिसोर्सेज को शेयर करता है कंसोर्टिया के रूप में, और ये रिसोर्सेज में इंफॉर्मेटिव लाता है, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग करने में यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है कंप्यूटर फाइल में, और फाइल जो होता है रिसोर्स शेयरिंग के लिए एक स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और फॉर्मेट को फॉलो करता है। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है तो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली डिफाइंड फॉर्मेट्स में शेयर किया जाता है, ठीक है? तो इसका कॉमन फॉर्मेट जो होता है उसको आता है सीसीएफ के नाम से आता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। इसे 1984 में दिया गया था और इसे डेवलप किया था यूनेस्को ने। यूनेस्को यानी नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना था यूनेस्को? 1945 में यूनेस्को बना था। इसका हेड ऑफिस क्या है? पेरिस, फ्रांस में, ठीक है? ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आकर के देखते हैं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस के बारे में। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस का कॉन्सेप्ट 1961 में पहली बार दिया था, 1961 में। और एक स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड कौन सा फॉलो करता है? आईएसबीडी स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। 1961 से ही इसको फॉलो करा आईएसबीडी स्टैंडर्ड को। आईएसबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। और इसे किसने डेवलप किया था? इफ्ला ने। इफ्ला यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है? पेरिस कॉन्फ्रेंस ने आईएसबीडी के फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है? और इसी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था आईएसबीडी के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आते हैं सीसीएफ पे। सीसीएफ यानी कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इसे यूनेस्को ने प्रपोज किया था, ठीक है?
और ISBT किसने प्रपोज किया था? इफ्ला ने। उसके आता है मार्क मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये भी इफ्ला ने प्रपोज किया था। और ये जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं उसका स्टैंडर्ड का नाम ISO 2709, ठीक है। और OCLC जो फॉर्मेट करता है ऑनलाइन कैटलॉगिंग कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर जो है, डबलिन कोर मेटाकोर ने फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद आता है FRBR, इसमें है FRBR यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, FRBR। इसे भी किसने दिया है? इफ्ला ने। इफ्ला क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद एक नया रिसोर्स शेयरिंग का मेथड आया जिसे बुलाता है RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ये 2010 में लाया गया। इसको AACR का AACR 2R का सब सक्सेसर बोला गया, यानी AACR 2 की जगह पे अब क्या यूज होगा? RDA, ठीक है। अब उसके बाद डिटेल में देखते हैं बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस को हम, ठीक है। इसे ग्रंथात्मक विवरण कहा जाता है। ग्रंथ से संबंधित जानकारी के लिए हमें तीन लेवल पे सीख जाती है, लोकल लेवल पे, एक्सचेंज लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो सबसे पहले हम लोग AACR के बारे में जान लेते हैं। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड 1980 में जो इसका सेकेंड एडिशन आया, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया, ब्रिटिश एडिशन और अमेरिकन एडिशन, ठीक है। तो ब्रिटिश एडिशन को जो सपोर्ट करता था उसे LAC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, और अमेरिकन एडिशंस को करता था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने एक कॉमन कोड बनाया जिसे एंग्लो अमेरिकन कोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया में भी एक कोड बना जिसके प्रोफाउंडर SR रंगनाथन जी थे। इन्होंने CCC बनाया, यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, 1934 में ये लेकर के आए, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोड हार्बर्ट पुटमैन लेके आए थे 1897 में। 1897 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कोड आया था जिसे लेके आया था हार्बर्ट पुटमैन। 1961 में जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसने ISBT को जन्म दिया। और इसका ऑर्गेनाइजर कौन था पेरिस कॉन्फ्रेंस का? इफ्ला। और यहाँ से इसने ISBT को जो जन्म दिया तो इसे कैटलॉगिंग बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस का जन्म हुआ। एक सर्विस इंस्टीट्यूशन के लिए 3 फैक्टर जरूरी होते हैं, यूजर, रीडर और क्लाइंट, पाठक, उपयोगकर्ता और ग्राहक, ठीक है। सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो होता है किसी भी सर्विस इंस्टीट्यूशन का, राइट बुक टू द राइट यूजर एट द राइट टाइम। किसी भी सर्विस इंस्टीट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? राइट बुक टू द राइट यूजर, सही उपभोक्ता को सही बुक। मान लीजिए आप लाइब्रेरी में हैं, आपके पास कोई बुक के लिए लॉ का स्टूडेंट आता है और उसे स्पेसिफिक हिंदू लॉ ही चाहिए, तो आप उसको हिंदू लॉ की बुक ही प्रोवाइड करेंगे, ना कि उसे फैमिली लॉ या फैमिली कोड की बुक दे देंगे। ओके, ठीक है। राइट बुक टू द राइट यूजर। OCLC क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये बिगेस्ट कैटलॉगिंग रिकॉर्ड्स है, ठीक है। इसे वर्ल्ड कैट के द्वारा बनाया गया था। 5 करोड़ से ज्यादा टाइटल्स इसके पास हैं कैटलॉगिंग कार्ड्स के। कॉमन फॉर्मेट तभी होगा जब कॉमन फॉर्मेट होगा तभी यूनियन कैटलॉग बनेगा। यूनियन कैटलॉग के लिए कॉमन फॉर्मेट कंपल्सरी है। एक्सचेंज के टाइम पर कॉमन फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट आई
तो उस पर यूनेस्को ने दिया। कॉमन फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? यूनेस्को ने, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा रहे और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ताकि रिसोर्स शेयरिंग में आसानी हो। ठीक है, तो अब इसके डेवलपमेंट को देखते हैं। 1961 में पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर 1960 में कोपेन कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ से आईएसबीडी फॉर्म हुआ। ठीक है, तो पेरिस कॉन्फ्रेंस की देन क्या है? आईएसबीडी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। 1984 में यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट, उसमें सीसीएफ है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट दिया इसने यूनेस्को ने। सीसीएफ यूनेस्को की देन है, आईएसबीडी पेरिस कॉन्फ्रेंस की देन है। और 1960 में इफ्ला ने जो कॉन्फ्रेंस किया उसमें मार्क का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, यानी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग कोड, मार्क। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1995 में, 1995 में जो था, डबलिन कोर दिया। ये मेटा डेटा स्टैंडर्ड था। डबलिन क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ पे जो मेटा डाटा के एलिमेंट्स के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें मेटा डाटा के ऊपर डिस्कशन हुआ और 15 एलिमेंट्स डिसाइड किए गए मेटा डाटा के। ठीक है, और यहीं से डबलिन को आया कॉन्सेप्ट। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में ये पॉइंट्स होने चाहिए जो आपको देखा जाता है, दिखाया गया है। क्या होना चाहिए आपके पास? बुक्स होनी चाहिए, बुक्स का टाइटल, बुक्स का ऑथर, पेजेस, कॉस्ट, आईएसबीएन स्टैंडर्ड्स फॉर बुक नंबर होना चाहिए, पब्लिशर होना चाहिए, ये सारी बेसिक डिटेल होने चाहिए। उस कॉमन फॉर्मेट में सारी डिटेल्स फिल होने चाहिए, तभी एक प्रॉपर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड बन पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।